हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो थर्मोडायनामिक का पार्ट 3 होगा। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम जो डिस्कस करेंगे वो रेफ्रिजरेटर के बारे में करूँगा। राइट, तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हमारा रेफ्रिजरेटर होगा, पहला होगा हमारा रेफ्रिजरेटर। ओके। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, क्या पढ़ेंगे? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके। तो बेसिकली हम इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेटर क्या है। ओके, रेफ्रिजरेटर क्या है एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या है। तो फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर को हिंदी में प्रशीतक कहा जाता है और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर को हिंदी में प्रशीतक का कार्य गुणांक कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? प्रशीतक का कार्य गुणांक। राइट, सो जो हमारा सेकंड पॉइंट है इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कार्य गुणांक, प्रशीतक का कार्य गुणांक। ओके, लिख देते हैं कार्य गुणांक। इसका जो दूसरा नेम है कभी कभी लिख के देता है निष्पादन गुणांक। ओके, रिमूव कर देते हैं। तो इसमें जो फ्रेंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या? हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, जिसे हिंदी में कार्य गुणांक अथवा निष्पादन गुणांक भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड समझेंगे हम कि हमारा रेफ्रिजरेटर क्या है। ऑलराइट, सो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो एक प्रकार का क्या है? रिवर्स हीट इंजन है। क्या है? मैंने कहा रेफ्रिजरेटर क्या है, तो मैं अगर एक शब्द में डिफाइन करना चाहें फ्रेंड्स तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? रिवर्स हीट इंजन है। ओके, रिवर्स हीट इंजन मतलब जो कार्नोट इंजन जो जैसे वर्क करता है उसका जस्ट अपोजिट रोल प्ले करता है। कौन? रेफ्रिजरेटर। ऑलराइट, सो ओके, अब इसका टास्क क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, इसका टास्क क्या है तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, मैंने लिख रखा टास्क में कि विच ट्रांसफर द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। दैट मीन्स हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है वो हीट का जो ट्रांसफ़र है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की, यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोड़ा हम हाईलाइट कर दें, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के टुवर्ड में हीट का ट्रांसफ़र करता है। लेकिन अगर हम लोग लॉजिकली अगर प्रैक्टिकली सोच के देखें डेली लाइफ में, तो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है फ्रेंड्स, जो विधि का विधान होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के टुवर्ड में होता है। लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हैं जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो जस्ट अपोजिट है। ओके, तो ऐसा तो क्या हो सकता है? अगर स्पॉन्टेनियस देखें यानी कि नेचुरली देखें तो क्या ऐसा संभव है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये संभव कैसे हुआ? ओके, तो फ्रेंड्स, ये संभव कैसे हुआ? तो देखिए, उसके लिए इलेक्ट्रिक बल यानी कोई ना कोई तो फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, कोई ना कोई तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा होगा जो इस विधि के विधान को क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। जो इस विधि के विधान की, ठीक हो, क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। यही कारण है कि इसमें हीट का जो ट्रांसफ़र होता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के टुवर्ड में होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के रूप में कौन वर्क कर रहा होता है? E∗EXT वो वर्क कर रहा होता है हमारा क्या? इलेक्ट्रिकल वर्क। कौन वर्क कर रहा होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क। ओके, इलेक्ट्रिकल वर्क बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट मीन्स क्या बिना बिजली के रेफ्रिजरेटर हीट का ट्रांसफ़र लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के टुवर्ड में कर सकता है? नो, नॉट एट ऑल। ओके, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स के रूप में जो वर्क कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये कैसे अगर ट्रांसफ़र करता है तो उसके लिए समझना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ना कभी जानते होंगे, अगर आपके घर में फ्रिज है तो हमारे फ्रिज के पीछे की ओर, ठीक है, एक रेडिएटर डिवाइस लगी होती है। उस रेडिएटर डिवाइस का कार्य ये होता है कि हीट का ट्रांसफ़र लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के ओर करना। ओके, यानी कि जो हमारी जो फ्रिज है, फ्रिज के अंदर की जितनी भी हीट होती है वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफ़र करता रहता है? रूम में ट्रांसफ़र करता रहता है। ओके,
सो कभी कभी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अगर हम अपने रूम को बंद कर दें और अपने जो फ्रिज है उसका अगर दरवाज़ा खुला छोड़ दें 1-2 घंटे के लिए, तो हमारा रूम क्या हो जाता है, हल्का सा थोड़ा सा हीट हो जाता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारे जो उसकी जो हीट है, जो फ्रिज के अंदर की जितनी भी हीट है वो सारी की सारी हीट कहाँ चली जाती है, रूम में चली जाती है, यानी कि हीट को रिजेक्ट करते रहता है। इसलिए हल्का सा ऐसा माना जाता है प्रैक्टिकली कि हमारा हल्का सा रूम थोड़ा सा क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। ऑलराइट, ओके। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रेफ्रिजरेटर से संबंधित। कि पहला पॉइंट हमारा हुआ कि ये रिवर्स हीट इंजन है। ओके, और ये इसका जो काम होता है वो हीट का जो ट्रांसफर है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के टुबार्ड में करता है। ओके ना फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक नोट्स भी लिख रखा है। वो क्या है कि रेफ्रिजरेटर जो है थर्मोडायनामिक की सेकंड लॉ पर बेस्ड है। ओके, रेफ्रिजरेटर विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो वीडियो है, हम जो अगेन मतलब सारी सीक्वेंस पर जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये सारी के सारे वीडियो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। ऑलराइट, बेसिकली आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे फ्रेंड्स, जितने भी टीचर हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो बेसिकली वो MCQ लेके बैठ जाते हैं और टिक मरवाना स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है, वो होता है, इसका ये होगा, बी होगा, इसका सी होगा। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स याद रखिए, उस पर अगर लॉजिक अगर वो समझ में, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत, उनका पढ़ाने का भी रॉन्ग है। कि मतलब ये तो हम भी जानते हैं कि कम्पिटिटिव एग्जाम सारे के सारे MCQ फॉर्मेट में करवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कंसेप्चुअल नॉलेज का होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ओके, सो इसलिए अगर हमें कंसेप्चुअल नॉलेज हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हम किसी भी MCQ को आसानी से रिजॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कभी कभी पूछ लेता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है थर्मोडायनामिक के किस लॉज पर बेस्ड है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वो थर्मोडायनामिक की सेकंड लॉ ऑफ प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओके, उस पर आधारित है। ओके, नाउ अब हमारा आया असली टॉपिक, जहाँ से हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, जिसके बारे में हम अगेन एंड अगेन डिस्कस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो एयरफोर्स एग्ज़ाम हुआ, नेवी एग्ज़ाम हुआ, या फिर 11th या 12th में भी वाले ये पूछे जाते हैं। ओके, लेकिन नेवी और एयरफोर्स में मैंने पर्टिकुलरली देखा एक क्वेश्चन, एटलीस्ट वन क्वेश्चन 100% फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ओके, मैंने 2 टाइम्स एग्ज़ाम दिया है एयरफोर्स का, दोनों बार ही मुझे ये वाला क्वेश्चन मिला है। ओके, यानी कि कभी कभी कार्नोट इंजन से मिलता है और कभी कभी रेफ्रिजरेटर से, कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन, इसके कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके भी हम सॉल्व करवाएंगे। ओके, तो फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रशीतक का कार्य गुणांक। ओके, तो प्रशीतक का कार्य हिंदी में फ्रेंड्स कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो कार्य गुणांक का जो फ्रेंड्स अनदर नेम होता है वो होता है हमारा क्या, निष्पादन गुणांक। क्या होता है, निष्पादन गुणांक। निष्पादन गुणांक। ओके, तो ये हमारा होता है निष्पादन गुणांक या फिर कार्य गुणांक। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रेंड्स वो होता है के। क्या होता है, के होता है। बट मैंने सारे फ्रेंड्स लिख रखे हैं। ओके, फिर भी एक बार बता दें। देखिए पहला जो फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का जो सिंबल होता है, ठीक है, वो के होता है। क्या होता है, के। ओके, तो कुछ किताबों में आपको के मिलेगा और कुछ किताबों में आपको बीटा भी देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Q2/W। क्या होता है, Q2/W। W का फार्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, Q1 - Q2। ओके, तो ये हमारा जो रियल फार्मूला ओके ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ऑलराइट, नाउ देखिए फ्रेंड्स, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर के दो सिंपल होते हैं, के और बीटा। हम के लेके चलेंगे। ओके, तो के का जो रियल फॉर्मूला होता है वो Q2/Q1, Q2/W है ना, Q2/W। Q2/W का मान क्या होता है, Q1 - Q2।
ठीक है। इसे हम Q2 ओवर Q1 माइनस Q2, इसे हम फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते हैं T2 ओवर T1 माइनस T2। ओके, अब ये क्यों लिख सकते हैं? तो फ्रेंड्स आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि Q2 ओवर Q1 बराबर होता है T2 ओवर Q1 के। ओके, जब इसमें डिवाइड एंड रूल लगाएंगे, ठीक है, जैसे हम इसमें डिवाइड एंड रूल लगाते हैं तो ये वाला फॉर्मेट हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ओके, आई होप आप ये जानते होंगे कंपाउंड एंड रूल क्या है, डिवाइड एंड रूल क्या है। ओके ना, बाकी जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स इसमें लिखा है Q1 कमांड Q2 से बड़ा होता है, T1 कमांड T2 से बड़ा होता है, वैसे प्रीवियस कैसे स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया। ओके, और Q1 क्या होता है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे असली बात समझने वाली क्या है, देखिए वो हम डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। सॉरी, अच्छे से बना लेते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो रेफ्रिजरेटर का जो डायग्राम होता है कुछ ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स सोर्स की प्लेस पे रूम लिया है। ओके, और सिंक की प्लेस पे रेफ्रिजरेटर लिया है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए जो फ्रिज है यहाँ पे रेडिएटर लगा होता है, रेडिएटर से जो हीट है वो रिजेक्ट की जाती है कहाँ पे, इंजन को। ओके, तो इंजन को दी गई ऊष्मा सिंक के द्वारा क्या है Q2। ओके, तो फिर ये इंजन क्या करेगा, इंजन कार्य करेगा अब की या इंजन पर कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क किया जाता है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क किया जाता है एक्सटर्नल, यहाँ पे फ्रेंड्स एरो आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक वर्क किया जाता है। ओके, यानी कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स के रूप में वर्क कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल वर्क या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि बिजली जब तक नहीं आएगी तब तक हमारा ये वर्क नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे क्या है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स के रूप में क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क। हम ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल वर्क। ओके, और जब यहाँ पे वर्क करते हैं तो ठीक है, यहाँ पे हमारी जो सिंक है क्या है, ये कोल्ड बॉडी है, यानी कि फ्रिज जो है कोल्ड बॉडी है। यहाँ से जितनी भी हीट होती है वो किसको दी जाती है, रूम को दे दी जाती है। तो यहाँ को हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन, या फिर इंजन के रूप में यहाँ पे क्या होता है, रेडिएटर होता है। ओके, हीट रिजेक्टेड बाय द रेडिएटर टू द रूम क्या है Q1। तो ओबियसली बहुत ज़्यादा हीट ही क्या करता है, रिजेक्ट करता है, तो Q1 का मान Q2 से बड़ा होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एजम्पशन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। ओके, आप चीज़ों को एजम्पशन करते चलेंगे, एज्यूम करते चलेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, और इस डायग्राम को आप अपनी प्रैक्टिस रफ पर एटलीस्ट 2 और 3 टाइम जब बनाएंगे, ओके, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने फोकस किया, यहाँ पे सिंक के रूप में फ्रिज को लिया है और सोर्स के रूप में रूम को लिया है। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, यानी कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है। और जो हमने कार्नोट इंजन में पढ़ा था वो क्या था, वर्क डन बाय द इंजन था, यानी कि इंजन द्वारा कार्य किया जा रहा था। सॉरी, कार्नोट इंजन में क्या था, इंजन द्वारा कार्य किया जा रहा था, इसमें क्या है, इंजन पर कार्य किया जा रहा है। ऑलराइट, सो दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड कार्नोट इंजन। ओके, सो इसका जो फार्मूला है फ्रेंड्स वो क्या, K इक्वल्स टू Q2 ओवर Q1, सॉरी Q2 ओवर W है ना, Q2 ओवर W। तो Q2 क्या है हमारा, ओके, Q2 क्या है हमारा, Q2 है हमारा हीट रिजेक्टेड बाय द फ्रिज टू द इंजन। ओके, Q2 हमारा क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय द, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स डायग्राम में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Q2 हीट किसके द्वारा रिजेक्ट की जा रही है, फ्रिज के द्वारा। किसको की जा रही है, इंजन को की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे Q2 क्या होगा, हीट रिजेक्टेड बाय द फ्रिज टू द इंजन। ओके,
अब Q1 क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन, सॉरी देखिए, हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन, ओके, टू द रूम, हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन टू द रूम, वो क्या है Q1, ओके। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। Q1 क्या है, हीट गिवन टू द रूम, और Q2 क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द रेडिएटर फ्रॉम द सिंक, ऑलराइट। तो ये हमारा डायग्राम था और ये वो कुछ फार्मूले थे। तो फार्मूले फ्रेंड्स, जितने भी फार्मूले, संभव फार्मूले मैंने सारे के सारे लिख रखे हैं और जितनी भी कंडीशन है वो भी लिख रखी हैं, ओके। तो पहला फार्मूला K बराबर Q2 ओवर W, और Q2 ओवर W का फार्मूला ओपन कर देंगे, Q1 माइनस Q2, ओके। और Q2 ओवर Q1 माइनस Q2 को T2 बटे T1 माइनस T2 भी लिखा जा सकता है, ओके। सेकेंड फार्मूला जो कि वेल नोन है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट यूजेबल फार्मूला है, वो क्या, Q2 ओवर Q1 ओ इक्वल्स टू T2 ओवर T1। फ्रेंड्स इसे आप अच्छे से रट लीजिएगा, ओके, बिकॉज जब हम न्यूमेरिकल रिजॉल्व करवाएंगे तब इसे अगेन एंड अगेन यूज करेंगे, ऑलराइट, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, Q1 का जो मान है, तीसरा पॉइंट, Q1 का जो मान है वो हमेशा ही Q2 से बड़ा होगा, कि फ्रेंड्स आपको देखने में छोटी सी इन्फॉर्मेशन लग रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज जब हम न्यूमेरिकल रिजॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी समझ में ये नहीं आता कि किसको Q1 माने और किसको Q2 और किसको T1 माने और किसको T2। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो मान बड़ा होगा उसे Q1 मानेंगे, ओके, जूल में या फिर कैलोरी में, और जो छोटा होगा उसे Q2 मानेंगे। सेम में डिग्री सेल्सियस में जिसका मान बड़ा होगा उसे हम T1 मानेंगे और जिसका मान छोटा होगा उसे T2 मानेंगे, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे, ऑलराइट। तो बेशक ये देखने में छोटी सी इन्फॉर्मेशन बुक, लेकिन दिस विल हेल्प अ लॉट, दिस विल हेल्प अ लॉट टू रिजॉल्व द न्यूमेरिकल, ओके। बिकॉज जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हॉल में जब न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ठीक है, तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि किसको T1 माने किसको T2, और अनफॉर्चुनेटली वो लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं कि T1 की जगह T2 की वैल्यू पहले देंगे, छोटी वाली की, ओके, और बड़ी वाली वैल्यू बाद में देते हैं। सो दैट क्या होते हैं, बच्चे 90% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड, ओके, कन्फ्यूज हो जाते हैं, ऑलराइट। सो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो आगे दे या पीछे दे, दैट डजंट मैटर एट ऑल फॉर अस, बिकॉज वी विल वेरी नो sorry, we are well aware of that Q1 is always greater than Q2 and T1 is always greater than T2, right, okay. नाउ फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने कार्नोट इंजन में पढ़ा कि जो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन है वो क्या होती है, ऑलराइट। और हमने जो रेफ्रिजरेटर में पढ़ा वो पढ़ा क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ऑलराइट। पर जब ये हम दोनों ही चीज़ें पढ़ लेते हैं तो 100% कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो कन्फ्यूजन से छुटकारा पाने के लिए हमें तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है, ओके। तो इसलिए हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, सो दैट हमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ओके। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा लाइफ में कि जब भी आप स्टडी कर रहे हो, दो चीज़ें थोड़ा सिमिलरिटी में हो, ओके, तो 100% वहाँ पे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहाँ पे कन्फ्यूजन जनरेट होना स्वाभाविक है, ऑलराइट, स्पॉन्टेनियस है। तो वहाँ पे आप, ठीक है, अपनी हैबिट बना लीजिएगा, वहाँ पे आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, सो दैट उसमें चीज़ें उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ओके। तब जो चीज़ थोड़ी सिमिलर वे में होती हैं तो 100% वहाँ पर कन्फ्यूज हो तो 90% रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते हैं, राइट, ओके। तो चलिए हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो एक तरफ हम पढ़ेंगे क्या, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ओके, एंड दूसरी तरफ पढ़ेंगे हम लोग क्या, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स इसे भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इधर में हम मान लेते हैं हमारा ईटा है, यानी कि इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, और इधर में हमारा है की, सॉरी, इधर में हमारा क्या है की, ओके। तो ईटा बराबर जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, देखिए, ईटा बराबर फार्मूला होता है W/Q1, क्या होता है, W/Q1। यहाँ पर जो हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसमें सारी चीज़ें नहीं लिख पाऊँगा, सो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप शब्दों पे ध्यान दें, ऑलराइट। यहाँ पे W का जो फार्मूला होता है वो Q1 माइनस Q2 होता है, ऑलराइट। जब इसे एक्सप्लेन करें, यानी कि जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बट माइनस Q2/Q1, ओके। क्यों, बिकॉज W का हमारा फार्मूला होता है Q1 माइनस Q2, ओके।
नाउ यहाँ पे के का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? के का फॉर्मूला होता है Q2/W। ओके, Q2/W। यहाँ पे Q2/W का फॉर्मूला जब ओपन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? Q1 - Q2। ओके, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है? यहाँ पे आपने दो फिजिकल क्वांटिटी दिख रहे हैं, W और Q1। यहाँ पे भी W है, यहाँ पे भी W था। ओके, कहने का मतलब कार्नोट वाले इंजन में भी W चल रहा है और रेफ्रिजरेटर में भी W चल रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमारा W चल रहा है, ओके, यहाँ पे जो आप फ्रेंड्स आपको W दिख रहे हैं और एक यहाँ पे W दिख रहे हैं। ओके, तो जो करंट इंजन में है, करंट इंजन में, ओके, इसमें तो इसमें जो W है वो क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर वर्क डन बाय द हीट इंजन, यानी कि इसमें जो वर्क है वो इंजन के द्वारा किया गया है। ओके, किसमें? कार्नोट इंजन में। इसमें जो वर्क है वो वर्क डन बाय द इंजन है। क्या है? वर्क डन बाय द इंजन। इसमें जो वर्क है वो क्या है? वर्क डन ओवर द सिस्टम बाय द इलेक्ट्रिकल वर्क। फ्रेंड्स मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको शब्दों पे ध्यान देना है। इसमें जो वर्क है वर्क डन ओवर द इंजन। ओके, इसमें इंजन पर कार्य किया जाता है किसके द्वारा? बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल बल्ब। ओके फ्रेंड्स, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए छुट्टी है इसलिए आप शब्द पे ध्यान दें। ओके, इसमें इंजन द्वारा कार्य किया जाता है और इसमें के वाले में यानी कि रेफ्रिजरेटर इंजन पर कार्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रिकल वर्क के द्वारा। ऑलराइट, ओके। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा कि Q2/Q1 बराबर होता है T2/T1 के। ओके, वही फार्मूला इसमें भी चलता है, Q2/Q1 बराबर होता है T2/, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स कि हमारा जो Q1 का जो मान है करंट इंजन में वो हमेशा ही बड़ा होता है किससे? Q2 से। ओके, एंड जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स होता है करंट इंजन में वो टेम्परेचर ऑफ सिंक से बड़ा होता है। ओके, सेम बेस में भी होता है। ओके, Q1 का मान Q2 से बड़ा होता है और Q1 Q2 का मान यूनिट होती है फ्रेंड्स, या तो आपको जूल में दी जाएगी या कैलोरी में, किसी में भी दी जाए, दैट डजंट मैटर। ऑलराइट, एंड T1 का मान भी हमेशा ही T2 से बड़ा होगा। ओके, तो फ्रेंड्स जब हमको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसे हम T1 मानेंगे और जो छोटी वैल्यू होगी उसे हम T2 मानेंगे। और T1 और T2 का मान फ्रेंड्स याद रखिएगा हमेशा ही डिग्री सेल्सियस में दिए जाएंगे, लेकिन हम इसे किस में बदलेंगे? डिग्री केल्विन में। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो कैपिटल T है हमारा रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हिंदी में परमताप कहते हैं। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं? परमताप कहते हैं। और परमताप हमेशा ही डिग्री केल्विन में मेजर किए जाते हैं। राइट, ओके। तो फ्रेंड्स आई होप ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है आपको समझ में आ गए होंगे। ऑलराइट, नाउ अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ईटा एंड के। रिलेशनशिप बिटवीन ईटा एंड के, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ईटा एंड के। ओके, देखिए फ्रेंड्स, रिलेशन बिटवीन ईटा एंड के, तो इसके दो रिलेशन होते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है के इक्वल्स टू व्हाट, तो के इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1 - ईटा ओवर ईटा। ओके, 1 - ईटा ओवर ईटा। के इक्वल्स टू होता है, सॉरी, ओके, के इक्वल्स टू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू होता है 1 - एफिशिएंसी ऑफ करंट इंजन ओवर एफिशिएंसी ऑफ करंट इंजन। ऑलराइट, अथवा अथवा करके क्या पूछ सकता है? अभी तो मैंने के इक्वल्स टू पूछा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने रिलेशनशिप बिटवीन के एंड ईटा पूछा है, बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब इसमें पहले क्या है? के, दैट मीन्स हमें के इक्वल्स में निकालना है, के इक्वल टू करके निकालना है। ओके, अगर यहाँ पे जस्ट उल्टा पूछ लेता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईटा एंड के, ओके,
अगर वो पूछ लेता व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ईटा एंड के, अगर रिलेशन बिटवीन ईटा एंड के पूछ रहा है तो दैट मीन्स आपको ईटा इक्वल्स टू निकालना है। तो जैसे ईटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1 + के या फिर k + 1, ओके, तो ऐसे निकालना है। ऑलराइट, और टेक अ स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर उसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ईटा एंड के, यानी कि हमें ईटा इक्वल्स टू बताना है। अगर उसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कैपिटल के एंड ईटा, तो दैट मीन्स हमें कैपिटल के इक्वल्स टू निकालना है। ओके, सो फ्रेंड्स, ठीक है, तो कैपिटल के बराबर फार्मूला होता है हमारा क्या, 1 - ईटा ओवर ईटा। ओके, और ईटा बराबर फार्मूला होता है क्या, 1/1 + के। तो ये हमारे दो रिलेशन होते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में। ओके, या तो ऊपर वाला पूछ लिया जाएगा या फिर नीचे वाला पूछ लिया जाएगा। ऑलराइट, नाउ फ्रेंड्स, इन फार्मूले के न्यूमेरिकल में यूज़ कब करते हैं, एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें कार्नोट इंजन की भी बात की जा रही हो और रेफ्रिजरेटर की बात की जा रही हो, तब हम वहाँ पे सॉरी तब वहाँ पे इन दोनों में से किसी एक फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, आप बेसिकली बहुत सारे टीचरों से आपने पढ़ा होगा, जनरली ईटा पढ़ा के वो छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर तक नहीं बताते हैं। ओके, लेकिन फ्रेंड्स मैंने जो है, ओके, मैं फ्रेंड्स अपने आप को एम्फेसाइज बूस्ट अप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना पर्सनल लाइफ में मैं भी काफ़ी सारे टीचरों से पढ़ा हूँ, लेकिन इतना डिटेल्स से कोई नहीं बताता है। ओके, अगर बताता है तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जितने भी टीचर से पढ़ा है इतना डिटेल्स में किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, ये मेरा पर्सनल नोट से मैंने ये सब प्रिपेयर किया है। ऑलराइट, और वही मैं चीज़ आपको ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट, सॉरी, थोड़ा पहले तबीयत खराब है। ओके, सो यू नीड टू कोऑपरेट। ऑलराइट, ना फ्रेंड्स, अगर आपको ये फार्मूले याद रहते तो ठीक है, अगर नहीं याद रहते हैं तो मैंने इसके फ्रेंड्स प्रूफ भी करवाए। ओके, तो प्रूफ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईटा का फार्मूला 1 - T2/T1 होता है। ओके, फर्दर सॉल्व करेंगे, T2/T1 को LHS में लेंगे। ओके, देखिए, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ईटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 - T2/T1। नेक्स्ट स्टेप फर्दर सॉल्व करिए, तो T2/T1 को LHS में लेंगे और 1 - ईटा हो जाएगा। ओके, इसका रिवर्स कर देंगे तो इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। ओके, नाउ वी ऑल्सो हैव के इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, T2/T1 - T2। ओके, इसका रिवर्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, के इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, T2/T1 - T2। इसका रिवर्स कर देंगे तो 1/K फार्मूला क्या होता है, T1 - T2/T1। ओके, नाउ हम सेपरेट कर लेंगे, यानी कि T1 के भी बटे में T2 है। ओके, और T2 के भी बटे में T2 है। तो T2 के बटे में जब T2 होगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1। राइट, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/K बराबर क्या मिल जाएगा हमें, ओ सॉरी, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे T1/T2 समीकरण नंबर 1 से हम लोग यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 दिखा दे आपको। ओके, यहाँ पे आप समीकरण 1 देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। ओके, T1/T2 का मान क्या है, 1/1 - थीटा। ओके, तो ये वाली वैल्यू आगे यूज होगी। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है, ठीक है, 1/T1/T2 - 1। ओके, नाउ फ्रेंड्स, हमें जो रिलेशनशिप सेटअप करना है वो किसके बीच में, के और ईटा के बीच में। दैट मीन्स हमें T1/T2 को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, T1 और T2 को एलिमिनेट करना है। तो समीकरण 1 से T1/T2 का मान रख देंगे 1/1 - ईटा। क्या रख देंगे, 1/1 - ईटा। ओके, रख दिया हम लोगों ने। जब फर्दर सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा ये वाला। ओके, ओके, नेक्स्ट में ये स्टेप मिल जाएगा। ओके, तो फ्रैक्शन तो सॉल्व करना आता ही होगा फ्रेंड्स आपको। ओके, एलसीएम ले लेंगे और क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, ओके, जब फर्दर सॉल्व करेंगे 1/K बराबर ईटा/1 - ईटा, इसका रिवर्स कर देंगे तो K/1 बराबर 1 - ईटा/ईटा। ठीक है, विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड ईटा। होप से यू अंडरस्टैंड। और क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ से ईटा का मान निकालेंगे तो ईटा बराबर क्या निकलेगा, 1/1 + K। ओके, तो दोनों में से वेल फ्रेंड्स, अगर आपको प्रूफ
प्रूफ तो एकेडमी मेथड के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी हम तो एक ही बात सजेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, आपको ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए। ओके, जैसे कि मुझे याद है कि = 1 - ईटा ओवर ईटा, एंड सेकंड होगा हमारा क्या, ईटा = 1/1 + k। ओके, so hope you understand friends. Well, I have tried my best to explain all the things, right? So I hope you understand, and if you like this video, please don't forget to share and subscribe our channel Golden Tutorial. Okay, so so friends, आज की वीडियो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, थोड़ा सा हम लोग थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन लिया हम लोगों की, कार्नोट इंजन क्या है, उसका डायग्राम क्या है। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हम लोगों ने, रेफ्रिजरेटर क्या है, ऑलराइट, रेफ्रिजरेटर क्या है, ऑलराइट फ्रेंड्स। और कार्नोट इंजन में हम लोगों ने पढ़ा क्या, एफिशिएंसी के बारे में। कार्नोट इंजन में हमने क्या पढ़ा, एफिशिएंसी के बारे में। ओके, तीन चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने, कार्नोट इंजन, फिर पढ़ा रेफ्रिजरेटर, ओके, एंड बेसिकली हमने दो ही चीज़ें पढ़ी। ओके, तो कार्नोट इंजन में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, जिसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। फ्रंट ईटा का सिंबल क्या होता है, एन की टांग खींच देते हैं। ओके, ऑलराइट। सो रेफ्रिजरेटर हम लोग पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, दैट मीन्स प्रशीतक का कार्य गुणांक अथवा निष्पादन गुणांक। ऑलराइट, सो इसका जो सिंबल होता है के होता है या फिर बीटा भी होता है। ओके, कुछ किताबों में कैपिटल के मिलेगा आपको, ओके, कुछ किताबों में बीटा मिलेगा। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, ये जो कभी कभी दो नाम है, जैसे के है बीटा है, तो दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ऑलराइट, और जैसे मैंने कहा इसका कार्य गुणांक, जो प्रसिद्ध का कार्य गुणांक, कभी कभी निष्पादन गुणांक पूछ लेता है। अब आप कहेंगे नहीं मैंने कि सर ने कार्य गुणांक तो पढ़ा है बट लेकिन निष्पादन गुणांक नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हमें दोनों नाम का पता होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ऑलराइट, सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।